हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपकी बायोलॉजी चल ही रही थी। केमिस्ट्री की डिमांड थी कि क्या सर आप केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं। भैया आप उन तीनों पढ़ा लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स मेरा पैशन है, केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, बायोलॉजी से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज आप देख लीजिएगा कि हम केमिस्ट्री कैसे डील करते हैं। यहाँ आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको कहीं और से पढ़ने की, किसी और बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं आपके बोर्ड के लिए जितना ज़रूरी है, हर वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं, फिर बातें होती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ आते हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है ना, किस चीज़ के बारे में है। तो व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू केमिकल रिएक्शन, कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। द चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग दीज रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी बारे में बात करेंगे। एंड हाउ वी रिप्रेजेंट, और उस केमिकल रिएक्शन को, उस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है, कैसे बताना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, रिप्रेजेंट करना है, हम वो बताने वाले हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के, एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के चलेंगे, ठीक है ना। डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला एनसीईआरटी का जब आप पेज पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा मिल्क स्पॉइलिंग इन समर, कि ये गर्मियाँ चल रही हैं, दूध फट जा रहा है, क्या रीज़न है। ड्यू टू द बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया ऐसा क्यों होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो खट्टा हो जाता है, लैक्टोबैसिलस आपने नाम पढ़ा होगा, है ना। तो उसकी वजह से ऐसा होता है। देखो एक नई चीज़ बन गई, पहले था दूध, अब ये बन गया, एक अलग चीज़ बन गई है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे ही आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, रस्ट, एक नई चीज़ बन जाती है। ग्रेप्स फर्मेंटिंग, शुगर टर्न इनटू अल्कोहल, ये आपको भी पता होगा, अंगूर को सड़ा कर फर्मेंटेशन करके शराब बनाई जाती है ना, ये आपको पता होगा। तो शुगर टर्न इनटू अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल आपको दिया हुआ है। तो ये बातें भी पूछी जा सकती हैं, कौन किस में कन्वर्ट हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कुकिंग फूड, रॉ इंग्रेडिएंट, आपने कच्चा जो भी चीज़ लिया, पनीर लिया या जो भी चीज़ खाने वाली ली, रॉ मटेरियल लिया और उसको अनचेंज किया यानी पकाया, तो एक नई चीज़ आपकी बन गई। डाइजेशन इन आवर बॉडी, आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो, आप पढ़ने वाले हैं। हम लोग का बायोलॉजी में 2 लेक्चर हो गया है, आप ज़रूर वो करिएगा, बहुत अच्छा है। तो अब डाइजेशन की बात वहाँ करने वाले हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, बट बॉडी उनको यूज़ नहीं कर पाती है, इसलिए डाइजेस्ट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है सिंपल सब्सटेंस में। ये धीरे धीरे आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आते हैं रेस्पायरेशन, कि ऑक्सीजन का यूज़ करके रिस्पायरेशन क्या होता है, आपने क्लास 7th वगैरह में पढ़ रखा होगा, यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। कि ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना, लेकिन उसी सांस को लेकर, उसी ऑक्सीजन को लेकर जब खाने को तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर और उससे एनर्जी मिलती है, रिलीज़ एनर्जी, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज टू रिलीज़ एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो एक नई चीज़ बनती है, तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो ये 6 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हमने उनको डिस्कस किया। तो की कॉन्सेप्ट क्या हमारा है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज इनटू समथिंग न्यू, तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था एक नए सब्सटेंस में बदल जाता है, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बोर्ड के लिए डिफिनीशन क्या है देख लीजिए आप। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस, जिसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, तो एक या एक से ज़्यादा आर कन्वर्टेड इनटू वन आर मोर न्यू सब्सटेंस। यहाँ आपको ये याद रखना है कि न्यू सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, इसे क्या बोलेंगे। अच्छा एक और चीज़ है, प्रोडक्ट बोलेंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, कि पहले वाला अलग था अब अलग होगा। बात समझ में आ गई, पहले चीज़ें अलग थीं अब चीज़ें अलग होंगी। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना होता है कि केमिकल चेंज के अंदर बहुत सारे लोग पानी को भी इंक्लूड करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, वो फिज़िकल चेंज है। आइस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो एक फिज़िकल चेंज होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडिकेटर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, ये आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। कई बार एक एक एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप VIP कर लो, ताकि आपको देखो
बताना सबको आता है बट एग्जाम्पल के साथ बताना सबको नहीं आता है। तो सबसे पहला क्या, इंडिकेटर, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या इंडिकेटर, कैसे आप पहचानेंगे उसको। तो पहला आता है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट पता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें फिजिकल स्टेट, जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टेट चेंज हो जाना, है ना, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये सॉलिड में है, किसमें है, जिंक सॉलिड के अंदर है, HCl किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, डाइल्यूट HCl दिया है। अब जिंक अभी तो किसके अंदर था, सॉलिड के अंदर। अब जैसे ही ZnCl2 बना है, अब वो इक्वस मीडियम हो गया है, यानी पानी। यहाँ पे देखो पहले HCl किसके अंदर था, लिक्विड के अंदर था, लेकिन अब वही हाइड्रोजन गैस निकलने लगी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी स्टेट चेंज हुआ है। क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। बात समझ में आई। तो एक यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टेट चेंज का। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है बेटा, सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, एक मिनट वेट गाइस, काम करना। हाँ, सबसे बड़ी जो गड़बड़ी होती है वो यही होती है बेटा कि सब लोग ये समझते हैं कि अगर आइस है, कोई भी आइस है, खुद आप सोचें। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वरना गड़बड़ी होगी, वरना एग्जाम्पल बहुत सारे लोग यही लिख कर चले आएंगे। तो अगर आपका, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि आप कन्वर्ट हो रहे हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आइस। आपका आइस है जो कि इसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर, ठीक है ना, सॉलिड के अंदर होता है। आइस कन्वर्ट हो रहा है H2O यानी वाटर के अंदर। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर देखिए आइस सॉलिड के अंदर था, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी केमिकल चेंज है। तो आप ये याद रखिएगा, सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये आइस और वाटर दोनों H2O हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, वरना गलतियाँ होती हैं। इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि केमिकल कंपोजिशन, खुद सोचो, आइस भी वाटर होता है ना, तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन है दोनों का, हमने कहा था कि कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट चीज़ें आनी चाहिए, डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बट यहाँ पे तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे जिंक लिया, सिर्फ जिंक था, यहाँ ZnCl2 बना, यहाँ HCl था, यहाँ H2 बना, एक नई चीज़ आपके सामने आ रही। जबकि आइस का भी जो था H2O, ये भी था और ये भी H2O बन रहा है। तो आइस से H2O बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ये आपको स्पेशली याद रखना है। अगला, अब दूसरी चीज़ क्या आई कि कलर चेंज। आपने कहा एक स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब दूसरा है कलर चेंज। तो कलर चेंज का बहुत अच्छा एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है। ये देखिए, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, वो AgNO3। NO3 को मैं साइड में लिखता हूँ, नाइट्रेट बोलते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि जो NO3 होता है, पहली चीज़ NO3 पे -1 चार्ज है यहाँ पे, तो NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट, नाइट्राइट, है ना, आइट, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो ये नाइट्रेट है, पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए साइड में कि हाँ ये नाइट्रेट। अब पढ़ के नाम देख लो, कॉपर ब्राउन कलर का है, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट कोई कलर नहीं होता, मैंने कट किया। अब जब रिएक्शन इनकी हुई तो Ag बना और Ag सिल्वर कलर यानी ग्रे कलर का होता है। साथ में देखो Cu यानी कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट ऐसे ही ब्लू कलर का होता है। धीरे धीरे जो पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो कलर वाले सब्सटेंस है मैं उनको अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, कलर वाला चेंज होगा तो स्पेशल एग्जाम्पल याद रखना है। कई बार वो सीधे आपसे पूछ लेता है कि एग्जाम्पल के साथ बताइए, तो फिर प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट हो जाती है। फिर आते हैं इवोल्यूशन ऑफ द गैस। भाई तीसरा चेंज आप क्या दे सकते हैं, गैस निकली है, गैस। जैसे आपने पढ़ा होगा मेटल प्लस एसिड, Zn प्लस H2SO4, साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉपिंग साउंड से, जो कि आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और नहीं तो बहुत सारे बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है इस चीज़ को, है ना, बहुत सारे बच्चों ने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में कि देखिए क्या पढ़ रखा है, मेटल, M से मेटल, मेटल प्लस एसिड। जब भी मेटल के साथ आप एसिड का रिएक्शन करवाते हो, साथ में क्या बनता है, साल्ट, साल्ट तो बनेगा ही बनेगा। और साल्ट के साथ कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, बात समझ में आई, ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। अगला, चेंज इन द टेम्परेचर। अब हीट में भी रिलीज्ड, अब समझिएगा, अगर हीट रिलीज हो रही है तो एग्जिट हो रही है, और एब्जॉर्ब हो रही है यानी आ रही है तो एंडो। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आई, कई बार ऐसा पूछा जाता है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जैसे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो बनता है CaOH ट्वाइस। तो इसे बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ज़्यादा नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बार इस टाइप के क्वेश्चन आया हुए हैं। तो अब यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट देखो बन सकते हैं। पहला, रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है कि नहीं, एंडो या एक्सो। तो हमने कहा हीट रिलीज हो रही है, निकल रही है, यानी एक्सोथर्मिक। और ये जो CaOH ट्वाइस है इसको वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर आते हैं इसका कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट के अंदर इसका यूज़ किया था, यानी ये रिएक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो नीचे बैठ जाता है सॉलिड के फॉर्म में। हम धीरे धीरे इसको भी पढ़ने वाले हैं। सॉलिड के फॉर्म में नीचे देखो इनसॉल्यूबल सॉलिड, देखो लिखा है ना, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, वो नीचे बैठ जाता है। ये रिएक्शन धीरे धीरे आप उसमें पढ़ेंगे ही, बट ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी मैं VIP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा PYQ कितनी बार आए हुए हैं। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो जब इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, देखो Ba के साथ Cl है तो Ba के साथ SO4 आ जा रहा है। ऐसे ही Na के साथ क्या है, SO4 है, Cl है। दो बार इसको हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। कैसा, वाइट कलर का। उसको तो निशान ऐसे लगा कि नीचे की तरफ बैठ गया है। तो ये आपको कम से कम पता चला कि रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। अब एक्टिविटी 1.1 पे आते हैं। इस पे मैंने पिछली बार भी मार्क किया था कि ये क्वेश्चन आएगा, और 2025 में ये क्वेश्चन आया भी था, ये क्वेश्चन आया भी था। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी क्या है, सारी चीज़ें क्या, 1 बाय 1 हम बात करते हैं। एक्टिविटी में सबसे पहले ये कहा जा रहा है, देखो की पॉइंट है, क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि एक्टिविटी नीड टीचर असिस्टेंस, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, रबिंग विद एंड पेपर, है ना। तो पहली चीज़ यही कह रहा है क्लीन मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन को आप पहले क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लीन क्यों करेंगे, क्लीनिंग रिमूव एनी लेयर ऑफ ऑक्साइड। होता क्या है कि बेटा मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। जब भी ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी तो वो जल नहीं पाएगा, इसलिए क्या करते हैं, रब करते हैं, ताकि आराम से वो क्या है, ऑक्साइड की लेयर हट जाए और वो प्रॉपरली बर्न हो पाए। तो एक क्वेश्चन यहाँ कई बार ये बना हुआ है। दूसरा, यूज टोंग्स एंड कीप इट अवे फ्रॉम द आईज, यानी उससे कहा जा रहा है कि आपको टोंग, ये जो है ना पकड़ने वाला, उससे पकड़िए ताकि आपकी सेफ्टी रहे, और आंखों से दूर करिए, चश्मा वगैरह लगाइए, ठीक है ना। पहली चीज़, बर्न मैग्नीशियम रिबन यूजिंग अ बर्नर आप स्प्रिट, जाहिर सी बात है आप बर्न करेंगे, ठीक है ना। तो लैंप से ही, किसी ना किसी स्प्रिट से या लैंप से ही बर्न करेंगे, ठीक। कलेक्ट द वाइट पाउडर, अब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वाइट पाउडर बन रहा है, उसको कलेक्ट करिए, और वही वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आई। अब मुद्दा हमारे लिए ये वाली लाइन नीचे की है। तो एक चीज़ तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस बात पे चर्चा करते हैं। व्हेन द मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, इट प्रोड्यूस अ ब्राइट, है ना, ब्राइट वाइट डैजलिंग। बात समझ में आई। आपको ये दिखेगा क्लियरली, आप जब जलाएंगे, ठीक है ना, या एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा आपको, तो उसमें आपको पता चलेगा कि डैजलिंग, तो वाइट डैजलिंग फ्लेम आता है। कैसा, वाइट डैजलिंग फ्लेम, यानी बहुत ब्राइट सा आता है फ्लेम, जो भी आएगा चमचमाता हुआ फ्लेम आएगा। बात समझ में, चमचमाता हुआ। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वाइट, ब्राइट वाइट डैजलिंग, खूब चमचमाता हुआ, खूब रोशनी वाला फ्लेम आपके सामने आएगा। एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, वाइट पाउडर के अंदर। यही वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यही वाइट पाउडर, अभी ना ये जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये क्या था, यही वाइट पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही वाइट पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई। तो Mg+O2, तो यानी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब Mg को जलाया गया, मैग्नीशियम अकेला होता है जो भी मेटल होता है, ऑक्सीजन, जब Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो बन गया MgO, है ना, MgO, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये Mg के साथ O क्यों लगा, O2 क्यों नहीं लगा। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो को भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन। एक बार ज़रूर पढ़िएगा, भले ही आपको आता है, ताकि कोई भी कमी केमिस्ट्री के अंदर ना रह जाए। ओके, एक्टिविटी 1.2 पे आते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1.2 पे आते हैं। उसमें ये कहा गया सबसे पहले टेक अ लेड नाइट्रेट। अभी मैंने आपको बताया
बताया था नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट मैंने अभी आपको बताया था NO3, ठीक है ना, NO3 थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने लिख दिया था। लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है बेटा PbNO3। अब Pb पे +2 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे 2 है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर ना, फार्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं लेक्चर को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप जाइएगा इस लेक्चर के बाद, उसको जब भी टाइम मिले ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सारी चीज़ें फार्मूला बनाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए लिखा ना लेड नाइट्रेट, अभी आपने देखा नाइट्रेट मतलब NO3 -1 कितना होता है -1, और इस पर होता है +2, इसलिए 2 बार लिया। तो लेड नाइट्रेट लिया, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मतलब K, आयोडाइड का मतलब I, तो KI इक्वल्स आपने ऐड किया, तो ये चेंज हो गया किसके अंदर, देखो नाइट्रेट चला गया इसके साथ, I चला गया इसके साथ। अब मुद्दा क्या है कि ये देखो सॉलिड बन गया, ये सॉलिड बना, यानी PbI2 फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। येलो, अच्छा एक और चीज़ है, जो भी प्रेसिपिटेट होता है वो सेटल डाउन, वो नीचे की तरफ जाता है, मैंने तीर लगाया था ना, याद करो, ये प्रेसिपिटेट है ना, सेटल डाउन। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ तीर है ना, तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेटल डाउन, ताकि आपको क्लियर रहे कि जो प्रेसिपिटेट होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो अभी आपको दिखाऊँगा, कोई भी प्रेसिपिटेट होगा वो नीचे की तरफ क्या होगा, बैठ जाएगा, जैसे मट्टी नीचे की बैठ जाती है ना, गिलास वगैरह पानी वगैरह डालो। चलो अब KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट है रिमेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी ये डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए देखो कौन सा मीडियम लिखा हुआ है, इक्वस मीडियम लिखा है, यानी ये डिजॉल्व हो चुका है। तो ये भी एक क्वेश्चन एक अच्छा बनेगा कि इसमें जो प्रेसिपिटेट है किसका बनता है, तो PbI2 वो भी येलो कलर का। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया, येलो प्रेसिपिटेट बना है, कैसा है, येलो प्रेसिपिटेट बना है, किसका बना है लिख लो यहाँ पे, येलो प्रेसिपिटेट बना है, किसका बना है, PbI2 का, किसका बना है, PbI2। तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बना है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक्टिविटी 1.3 के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल, सबसे पहले आपने जिंक का ग्रेन्यूल लिया, जिंक एक मेटल है, ठीक है सर, आपने जिंक ग्रेन्यूल लिया। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो या तो आप H2SO4 ऐड करो या तो HCl ऐड करो, कोई बात नहीं, यानी आपने सिंपल सी बात है एसिड ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एसिड, जो नाम में ही एसिड है, तो यानी आपने मेटल लिया और एसिड। थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम मेटल और एसिड की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, मेटल और एसिड। तो वही देखो यहाँ पे लिखा, व्हाट हैपन व्हेन जिंक कम इन कांटेक्ट विद डाइल्यूट एसिड, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। सिंपल सी बात, यू विल ऑब्जर्व बबल, तो हम बबल को ऑब्जर्व करेंगे, ये बात हमने पहले ही कहा, क्योंकि आपको कौन सी गैस निकल, फार्मिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल, तो यहाँ आपको दिखेगा है ना बबल, तो यानी पानी के अंदर जो बबल निकलती है उसे बोलते हैं इफ्रवेंस, है ना, इफ्रवेंस, ठीक। इस द केमिकल रिएक्शन, तो देखो मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में देखो लिखा है ना बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सिंपल सी बात। अब हो क्या रहा है टचिंग करने पे, जब आप ये भी देख रहे हो कि जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जब हम इस बीकर को टच कर रहे हैं तो वो हल्का सा गर्म, देखो फील वार्म, इसका मतलब क्या है कि हीट निकली होगी। तो ऐसा है, क्योंकि आपने तो यार एसिड लिया था, तो अगर रिएक्शन हुई है, गैस निकली है और आपका जो बीकर है, आपका जो वो गर्म है, तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है। फाइनल आंसर क्या है, देखो ये जो बबल है वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है, और फ्लक्स कैसा हो गया है, वार्म। तो यहाँ तक आपने बेसिक चीज़ें पूरी की पूरी पढ़ ली। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब देखो जो बड़ी बड़ी रिएक्शन है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि आप सिंबल के फॉर्म में, जैसे आपने लिखा मैग्नीशियम पूरा लिखा तो उसको Mg के फॉर्म में लिखा, हमने ऑक्सीजन पूरा लिखा लेकिन उसको O2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसे जब रिएक्शन होती है उस पूरी रिएक्शन को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व यूज़ ऑफ सिंबल एलफ, तो इसमें सिंबल का यूज़ किया जाता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इन सब का यूज़ किया जाता है। आइए 1 बाय 1 समझते हैं। देखो मैग्नीशियम एयर जो रिएक्ट किया था, देखो Mg अलग कर दिया, किसके साथ रिएक्ट किया था, एयर यानी ऑक्सीजन को हमने प्लस करके लिखा, तीर लिखा कि क्यों, एक तरफ रिएक्टेंट है ना, तो ये जो रिएक्ट करने वाले हैं
तो मैं इसको लिखता हूँ R, यानी जो रिएक्ट करने वाले हैं वो R तीर के लेफ्ट साइड में, और तीर के राइट साइड में जो बना है नया सब्सटेंस उसे क्या बोला, प्रोडक्ट। तो कैसे कैसे क्या कहानी हुई हो, देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट रिएक्ट, जो लोग रिएक्ट करते हैं, कच्चे मटेरियल यानी जो रिएक्ट करते हैं उन्हें बोल जाएगा रिएक्टेंट, और जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उन्हें हमने बोला प्रोडक्ट बोला। ओके, चलिए वर्ड इक्वेशन, यानी वर्ड इक्वेशन क्या है, शॉर्ट वे टू शो अ रिएक्शन। जब आप वर्ड में लिखेंगे तो शॉर्ट वे में आप लिख रहे हैं, है ना। एरो क्या बता रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। LHS में लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है द नेसेसरी कंडीशन। कई बार ऐसा होगा जो टेम्परेचर होगा, देखिए बात, जो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और कैटलिस्ट होगा ना, कि आपने ये कैटलिस्ट यूज़ किया, धीरे धीरे उसको इसी तीर के ऊपर ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, इसी तीर के ऊपर, कहाँ, ऐसे तीर के ऊपर ऐड करेंगे। बात समझा, ऐसे तीर के ऊपर ऐड करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो भी फिजिकल स्टेट होगा, जो फिजिकल स्टेट है, जैसे आपने देखा कि यार गैस का आपने यूज़ किया गैस, जी, कोई गैस है तो जी यूज़ किया, लिक्विड के लिए L यूज़ करते हैं, सॉलिड के लिए S यूज़ करते हैं, इक्वस के लिए AQ यूज़ किए हैं, प्रेसिपिटेट के लिए PPT यूज़ किया है ना। ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं इसी के लिए होती हैं, ठीक। ओके, अब आते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका ये भी मतलब है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। ये कैसे होगा कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो एटम होने चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो मास बराबर आएगा, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने देखा Mg + O2 MgO, है ना। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1 ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए Mg कितना है, 1। यहाँ पर देखो LHS में, देखो राइट LHS में Mg 1 है, यहाँ पर भी Mg 1 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 1 है। क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा आगे मल्टीप्लाई करूँगा, कहाँ, आगे। तो देख लो मैंने जैसे लिखा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 2 से तो मल्टीप्लाई आपने पढ़ा Mg में भी होगा और 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मेरा Mg तो 2 हो गया, तो इस तरफ क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे। अब देखिए बराबर कर लीजिए, 2 Mg इधर, 2 Mg इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। आगे आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, LHS RHS बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। इसका मतलब मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो भैया हाइड्रोजन तो क्या हो गया, 4, तो इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हाइड्रोजन हो जाए 4। ओके, अब आते हैं, देखो इधर कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1, इधर क्या है, हाइड्रोजन है 4, इधर है 2, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। सिंपल सी बात है, एक इजी वे में। हालांकि आपको पूरा सीखना है तो एक बात आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपके मास को इक्वल करना है तो आपको एटम को भी इक्वल करना पड़ेगा। चलिए, अब देखो मुद्दा ये वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने ऐड किया PYQ में, NCERT में नहीं लिखा है PYQ। कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट सेम, सही बात है, बिफोर एंड आफ्टर। आपने लिया था Mg और साथ में लिया था O2, यहाँ जाके MgO बन गया, यानी रिएक्टेंट अलग हो गया, पूरा उसका कंपोजिशन में चेंज हो गया। यहाँ कुछ और, यहाँ लिया था H2, यहाँ लिया था O2, वहाँ जाके बन गया H2O, तो यानी कंपोजिशन सेम नहीं रहता है, तभी तो क्या बना है आपका केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग इज नीडेड टू मेक अ केमिकल इक्वेशन करेक्ट, सही बात। अगर केमिकल इक्वेशन को करेक्ट बनाना है तो आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगा। अनबैलेंस इक्वेशन का मतलब जो नंबर मैच नहीं करता, बैलेंस इक्वेशन का मतलब नंबर दोनों तरफ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वरना आप करके देख लीजिएगा कि जो भी इम्बैलेंस होगी, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, उसका मास आप लिखिएगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, वो अलग आएगा, LHS में अलग, RHS में अलग। अब आते हैं हाउ टू बैलेंस।
एनसीईआरटी ने पूरा 1.5 पेज, आई थिंक 2.5, 1, 2, 3 पेज के अंदर समझाया है कि कैसे बैलेंस करते हैं। हम उसको बहुत समराइज फॉर्म में समझने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैलेंसिंग का क्या करना है। सबसे पहले उसने ये कहा ड्रा बॉक्सेस अराउंड फार्मूलाज। आप पूरा पढ़ के देखिए, हमने समराइज कर दिया है कि आप बॉक्स बनाइए, है ना। ड्रा बॉक्सेस अराउंड फार्मूलाज यानी एनीथिंग, बॉक्स के अंदर कुछ चेंज मत करिए। आयरन को आयरन रहने दीजिए, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रहने दीजिए, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रहने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, लिस्ट एटम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के LHS और RHS में आप एटम देख लो क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, रिएक्टेंट में LHS में आप देखेंगे आयरन, है ना, Fe। प्रोडक्ट में आप देखेंगे एक, ठीक है ना। ऐसे ही तो 1 by 1 आप जैसे ही डिस्कस करेंगे, 1 by 1 आप देखेंगे LHS में, ठीक। तो रिएक्टेंट आपको दिख जाएगा, हाइड्रोजन आपको दिख जाएगा, एक ही है, यानी देखो Fe एक, ठीक। और प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 3, है ना। तो एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, 2 है यहाँ पर भी। अच्छा हाँ, एक चीज़ का मिस्टेक हो गया है, मैं इसको मिटाता हूँ जल्दी से, वो बार बार एक, हाँ ठीक है, यहाँ पे ओके, हाँ प्रोडक्ट में यहाँ पे है 3, तो इसको मिटाते हैं, ये 2 बार खाली छप गया, ओके। तो सबसे पहले आप बताना रिएक्टेंट में और क्या है प्रोडक्ट में आपका, ओके ठीक, हाँ अब आराम से देखिए, ठीक है ना, आराम से देखेंगे। यहाँ पर आयरन क्या है, एक है, ठीक है। और राइट साइड में जो RHS में 3 है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा 2, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा 2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, तो अलग अलग है। अब इन्हें बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम, ऐसा नहीं एक एक एलिमेंट को बैलेंस कर पकड़ो, है ना। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये जुगाड़ बता रहा हूँ, इस साइड मैंने लिखा, सबसे पहले आप मेटल को पकड़ो हमेशा, हालांकि कई बार इधर उधर लिखा होता है NCERT वगैरह में। सबसे पहले क्या करेंगे हम नॉर्मली, है ना, तो पहले इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि चलो कि ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लो, है ना। तो जो 1 हैविंग मैक्सिमम एटम, तो बताया था सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करो या नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, या जो सबसे ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि सबसे ज़्यादा क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। तो हमें उसको बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, आपने ये देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कि राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड में कितना है, 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में एक ही है, तो आपको इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। देख लो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सिंपल सी बात है। न्यू इक्वेशन क्या बन गई, देख लो, तो आपने सिर्फ क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ओके। अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों बैलेंस करना पड़ा, जैसे ही आपने 4 से, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं क्लियर लिख रहा हूँ, देखिए ये था वाटर, ठीक है सर, ये था वाटर, और आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ओके सर, मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले सर अगर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना तो एक काम करते, H2O यहाँ लिख देते, 4 हो गया। भाई फार्मूला थोड़ी चेंज करना है, आपने तो पूरा फार्मूला चेंज कर देना, फार्मूला नहीं चेंज करना है, फार्मूला वही। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा और वो 4 ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। बात समझ में आ गई। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो बताइए 4 H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। इसका मतलब अब राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, जबकि वहाँ कितना है, 2, वहाँ कितना था, 2, इसलिए आपने वहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आई इतना, अब हो गया सब। अब फिर आपको क्या करना है, Fe3O4 बैलेंस द आयरन। अब सब कुछ हो गया है तो आयरन को बैलेंस करना है। तो आपने देखा कि यार आयरन 3 है, इधर 3 है, तो इधर आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। अब देख लो सारे एटम आपके ऑटोमेटिक बैलेंस हो गए। अब लास्ट में क्या करोगे, फिजिकल स्टेट ऐड कर दोगे, है ना। जैसे Fe सॉलिड के अंदर होता है, ठीक, H2O गैस के अंदर होता है, Fe3O4 सॉलिड के अंदर होता है ना। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है, 1 by 1 है। तो मैंने बहुत इजी तरीके से जो NCERT में 2.5 पेज में था मैंने बता दिया। वरना तरीका आराम से क्या है बन सकता है कि देखिए कई सारे रिएक्शन आपको धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस कर लो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, लास्ट में जाके हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम सही आएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ आपको दिखा हुआ है सारी चीज़ें, 1 by 1 पढ़ सकते हैं। अब आपको ट्राई करना, अब समझ में ये आना सर अब क्या करें, हम किस तरीके से इस पूरे बैलेंसिंग को सही करें। तो मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना।
एक और वीडियो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक खींच ना हो जाए इसके अंदर। तो एक मेरी पुरानी वीडियो है, एक मेरी पुरानी, इसको मैं इसको भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक मेरी पुरानी वीडियो है लास्ट ईयर की, बहुत अच्छे से 50+ एग्जाम्पल का मैंने दिया है, वाइट बोर्ड पे है। तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा, आप थोड़ा सा नेट खर्च करिएगा थोड़ा सा, और 720p पे उसको देख लीजिएगा, 720p। दोबारा यकीन मानिए इस पूरे चैप्टर या किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारे क्वेश्चन या सारे बैलेंसिंग वाले सारे उसमें ऐड कर दिए, हालांकि हम करने वाले हैं बैलेंसिंग वगैरह वाला क्वेश्चन सारा, बट मैंने वो, तो आपके पास 2 वीडियो आ गई है, एक तो केमिकल फार्मूला वाली, ये आप ज़रूर जाके देखिएगा, बस समझ में आ गई। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, 720p पे ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन की बात करते हैं एनसीईआरटी के। चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा। सबसे पहले उसने कहा कि वाई मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। हमने पहले कि मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव द लेयर, है ना, ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोई लेयर होगी तो उस लेयर को रिमूव करना है ताकि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके अच्छे से जल सके। क्लीनिंग इंश्योर प्रॉपर बर्निंग, ठीक है ना, इंश्योर प्रॉपर बर्निंग के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आपको ये वाला ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है बेटा, आपको मैंने उस वीडियो में बताया है वहाँ पे, जो आप वीडियो देखेंगे हर चीज़, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको याद होगा। जैसे हाइड्रोजन H2 के अंदर होता है, जितने भी नॉन मेटल हैं H2, O2, है ना, N2, F2, खासतौर से यहाँ पे आएगा Cl2, ये सारे लोग इस फॉर्म में होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, कार्बन अकेला होता है ना, कार्बन अकेला होता है। नॉन मेटल में दो नॉन मेटल इस तरीके से होते हैं 2 के फॉर्म में। आप किसी भी नॉन मेटल को देखोगे, अक्सर नॉन मेटल क्या होता है, 2 के फॉर्म में होते हैं, सिवाय कार्बन के। जितने भी मेटल होते हैं वो अकेले होते हैं। जैसे कभी भी आप देखोगे सोडियम को, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, और आपका Mg हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, तो ये सब इस फॉर्म में होता है। ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए ताकि डायरेक्ट देखो। आप उसने कहा कि यार हाइड्रोजन है H2 के फॉर्म में, उसने कहा Cl2 के फॉर्म में, ठीक है ना, Cl, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, आराम से देख लो। यहाँ पे 2 तो यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर आया बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे बना, क्या है, तो मैंने इसीलिए कहा था ना कि आप वो वीडियो जब देखेंगे कि रिएक्शन कैसे बनाना है, हाउ टू मेक द रिएक्शन, 5 फार्मूला, केमिकल फार्मूला 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर कैसे बनाएं, तब ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी किसको क्या कहते हैं किसको। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, साथ में एल्युमिनियम यहाँ पे BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट क्या होता है, SO4, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्यों किसके साथ क्या क्या लगा हुआ है, क्यों Cl2 लगा हुआ है, क्यों सल्फेट के साथ 3 लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट के अंदर। ओके, फिर आते हैं सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम यानी अकेला, मैंने कहा था ना अकेला, देखो Na, वाटर H2O, साथ में क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और साथ में H2 हो गया। अब आता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, सिंबल के साथ लिखना क्या, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो वही बेरियम क्लोराइड लिख दिया, एंड इन वाटर रिएक्ट टू गिव, अब समझिए, एंड सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट हमने लिख दिया, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट लिख दिया, और इसने कहा सोडियम क्लोराइड, तो हमने लिख दिया। जैसे जैसे वो कह रहा है हम लिख रहे हैं। तो बस एक ही प्रॉब्लम बच्चों को आएगी, सर फार्मूला कैसे बनाएं, तो फार्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। फिर आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सिर्फ में HCl के अंदर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे सबके अंदर लिख रहा है इन वाटर, क्या लिख रहा है, हर जगह क्या लिख रहा है, सॉल्यूशन इन वाटर, जहाँ लिख दे इन वाटर, इन वाटर, तुरंत समझ जाए इन वाटर का मतलब किसकी बात कर रहा है, वो इक्वस मीडियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इक्वस मीडियम, तो इक्वस का मतलब वाटर के अंदर, बात समझे। तो NaCl और H2O बनता है। तो ये NCERT के क्वेश्चन थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। किसके अंदर दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बल्कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, मैं अगर सॉल्व करवा दूंगा मज़ा नहीं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पलर के 25, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 35। ये आपका होमवर्क रहेगा, जानबूझ के होमवर्क मैं दे रहा हूँ ताकि आप खुद से ट्राई करिएगा।
मैं अगले वीडियो में पहले इसको सॉल्व करवाऊंगा, सॉल्व करवाने के बाद ताकि आपको उस वक्त तक रिएक्शन बनानी भी आ जाएगी, तो उस वक्त हमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो जाके आज आपका होमवर्क रहेगा, आप जाके वीडियो देखिएगा, 2 वीडियोस इसके अलावा रिएक्शन बनाना कैसे है ना, रिएक्शन बनाना कैसे है और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, ये वीडियो आप देखिएगा, आपको ये चैप्टर 100% बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे 1 बाय 1। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों तक, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, केमिस्ट्री में पढ़ा पाता हूँ या नहीं। थैंक यू वेरी मच।